नेपाल के भविष्य की बात करते हैं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देर रात राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है। राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीनों के भीतर संसद का नया चुनाव कराया जाएगा। वहीं जेनजी नेताओं ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करते रहेंगे। वहीं सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो सुशीला कार्की अब पीएम बन चुकी है नेपाल की। नेपाल की कमान संभालने वाले नेताओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो पर्यटन को लेकर सुरक्षा का माहौल दोबारा से बनाना होगा। नेपाल दुनिया भर में अपने हिमालय, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, ट्रैकिंग रूट्स और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। बड़े पैमाने पर दुनिया भर से टूरिस्ट वहां पर आते हैं और इससे नेपाल की मोटी कमाई भी होती है। लेकिन नेपाल में हिंसा के दौरान जिस तरह से भारतीयों को निशाना बनाया गया, उसका खामियाजा नेपाल के पर्यटन उद्योग को भुगतना पड़ सकता है। नेपाल से जान बचाकर लौटे भारतीयों की आप बीती रोंगटे खड़ी कर देती है। पुलिस स्टेशन सब तोड़ दिया, उधर गैस सिलेंडर लेके उधर सब फोड़ दिया। आदमी सब तो बहुत डर से था उधर में। नेपाल में बहुत डर खा गया, बस के आ रहा है। नेपाल घूमने गए थे, किसी तरह जान बचाकर भारतीयों को लौटना पड़ा है। किसी ने कोई साथ नहीं दिया, बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ और मैं तो कभी अपने साथियों को भी नहीं कह दूंगा। नेपाल में जलते होटल से कूदी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की महिला। काठमांडू गए तो वहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल था। आगे लोग टायर जला रहे थे और गाड़ियों की जला रहे थे, तो फिर हम वहाँ पे करीबन 1-2 घंटे रुके। वहाँ रोक रखा था ट्रैफिक के लोगों ने और फिर आगे जाने दिया। महिलाएं थी, बच्चे थे आप लोगों के साथ, डर गए होंगे आप? हाँ, बहुत डरे थे क्योंकि थोड़ा रिस्क लगा था, अपना कंट्री नहीं था। नेपाल से लौटा हर चेहरा दहशत में है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भारतीय सैलानियों के साथ क्या सलूक किया, उसकी पहली गवाही उपासना गिल ने दी, जो बाल किसी तरह नेपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान बचती हैं। उपासना गिल को भले ही रेस्क्यू करके अब सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन नेपाल की कड़वी यादों को वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। नेपाल में ऐसा होगा, ये गाजियाबाद के रामवीर सिंह गोला ने भी सपने में नहीं सोचा था। रामवीर अपनी पत्नी के साथ काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए, लेकिन उनकी पत्नी हिंसा का शिकार हो गई। वहाँ पे होटल हयात रेजेंसी में रुके। उसके बाद हम वहाँ से जाने लगे मिथिला। तो उससे जब जाने लगे तो उससे पहले कर्फ्यू लग गया और एयरपोर्ट बंद हो गया। हमने जाने की कोशिश करी, फिर दोबारा भाड़ा देके 1 दिन का एक्सटेंड कराया होटल, और जब दंगा आ गए 6 बजे पूरे होटल में आग लगा दी। हमने ऊपर से कूद के जान बचाई। इसमें मेरी पत्नी घायल हो गई हॉस्पिटल के उपचार के दौरान अपना जीवन साथी खोने के बाद रामवीर सिंह टूट चुके हैं। हर साल लाखों भारतीय नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। बागमती नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ जी का मंदिर महादेव के पशुपति रूप को समर्पित, जिनके दर्शन के लिए भारत से लाखों तीर्थयात्री नेपाल पहुंचते हैं। लेकिन नेपाल में आंदोलन के दौरान कुछ लोगों की तरफ से भारतीयों के साथ जो हुआ उसे भुलाना बहुत मुश्किल होगा। ये कहने की वजह ये बस जिसके शीशों की जगह पॉलिथीन चढ़ी हुई है, क्योंकि भारत लौटते वक्त प्रदर्शनकारियों ने उन्हें तोड़ दिया। भारतीयों से दावा है कि लूटपाट हुई। कितने सवारी इसमें सवार थे? 49 यानी 46। हाँ, 46। कितने लोगों को चोटें आई? 2-4 आदमी को आया था, फिर इसके बाद सब सही था। 2-4 लोगों को। कहाँ हैं वो लोग? चले गए घर अपने। कैसे चले गए? प्लेन से। ये हम लोग क्या है कि 9 तारीख को रात को हम लोग निकल रहे थे इंडिया के लिए। तब तक वो जो पशुपति टेम्पल है ना, टेम्पल के पास में सब चारों बगला से घेर के सब लोग गेट तोड़ने लगे और बैग भी इसमें से लूटे गए, मोबाइल भी किसी लोग का। फिर उसके बाद शीशा पे सब पे पत्थर मारा गया। काठमांडू में रात को आने के लिए निकल गया। इंडिया में आने के लिए मुश्किल होगा मालूम हो गया, इसलिए आने के लिए सबको आदमी को आकर के मार दिया।
मार के बैग भी लूट किया। काठमांडू में भारतीयों ने होटल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की। बच्चों के साथ कई किलोमीटर दूर चलकर बॉर्डर पार किया। रात भर में होटल में भजन कीर्तन करके किसी तरह भगवान को याद करके रात गुजारी। इन लोगों ने हर पल जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष देखा। नेपाल में भले हिंसा थम गई हो, लेकिन वहां से वापस लौटे भारतीयों में अब भी खौफ है। अपना देश क्या होता है, कोई नेपाल से लौटे इन भारतीयों से पूछे जो साक्षात कहते हैं कि मौत देखकर लौटे हैं। हम अपने देश में आ गए ऐसा लग रहा है। हमारा देश, ऐसी फीलिंग्स जब भी एंटर हुआ बॉर्डर में ऐसा हम फील कर रहे हैं। और कब से वेट करें, कब हमारे देश में जाए, कब हमारे देश में जाए। कल से हमको ऐसा हो रहा था नेपाल की इसी सिचुएशन देख के। गुजरात के 17 लोगों का ये परिवार अहमदाबाद से नेपाल घूमने गया, जो हिंसा के बाद बीच में ही लौट आया। हाँ, प्लान था 2 दिन का था, पर हम वापस आ गए। पशुपतिनाथ मंदिर जाने वाले थे, बीच में बहुत ट्रैफिक हो गया था। वहाँ सब लोगों ने हंगामा भी कर दिया था, हमारे गाड़ी पे भी ठोकने लगे थे। इसीलिए हम वापस मुड़ के सीधा इंडिया चले जा रहे हैं। हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। नेपाल में हुई हिंसा ने उसे कई दशक पीछे धकेल दिया है। सबसे बड़ा धक्का पर्यटन उद्योग को लगा है, जो नेपाल की रीढ़ है। नेपाल में भले ही नई सरकार बन जाए, हिंसा की निशानियां मिटा दी जाए, लेकिन जिस तरह से आंदोलन और विरोध के नाम पर पर्यटकों पर हमला हुआ, उसके बाद नेपाल जाने से पहले कई बार लोग सोचेंगे। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन की वजह से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैश चलकर खाक हुआ है। यह आशंका नेपाली मीडिया की खबरों में उठ रही है, जहां दावा है कि केवल नेताओं के घरों में ही रखा हुआ 16,000 करोड़ से ज्यादा का नोट आंदोलन के दौरान आग लग गई, नष्ट हो गया। और अगर यह अनुमान, यह आशंका सही है, तो सोचिए नेपाल में सत्ताधारियों के भ्रष्टाचार में डूबे रहने का कितना गुस्सा जेन ज़ी के भीतर रहा होगा। मंगलवार 9 सितंबर का ये वीडियो याद कराना आपको जरूरी है, जब नेपाल की ऊर्जा मंत्री के घर आक्रोशित युवाओं के हमले के बाद यूं घर से पैसे उड़ाए जाते दिखे। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर गुस्साई जनता के आंदोलन में ये वीडियो बहुत चर्चा में आया, जहां ये दावा हुआ कि ऐसे ही नेताओं के घर में न जाने कितना पैसा भ्रष्टाचार का भरा पड़ा है, जिसे जेन ज़ी ने आंदोलन करके उड़ा दिया है। और इसके बाद अब खबरदार करता ये सवाल आया, क्या जेन ज़ी के आंदोलन से नेपाल में नेताओं और कारोबारियों के घर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जल गया या बर्बाद हुआ है? अब आप दूसरा वीडियो देखिए। ये नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा का घर है, जिनकी पत्नी अभी की मौजूदा सरकार में विदेश मंत्री रही। ये घर जलकर राख हो चुका है। दावा होता है कि 4 बार पीएम रहे शेर बहादुर देउवा समेत तमाम नेताओं के घरों में आंदोलन के दौरान लगी आग से सैकड़ों करोड़ रुपया जला दिया गया है। दावा यह तक कि नेपाल के रुपए में आके तो 1.5 से 2 ट्रिलियन नेपाली रुपया तक नेपाली नेताओं और कारोबारियों के घरों दुकानों में जलकर खाक हो चुका है। चौंकाने वाला ये दावा नेपाल की मीडिया के मुताबिक किया जा रहा है, जिसमें दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने लगभग 50 राष्ट्रीय, राज्य स्तर की और स्थानीय नेताओं के घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। उन्हीं जले हुए घरों, ऑफिस, कारोबार में कई जगहों पर जले हुए नोट मिले हैं, जिसके आधार पर पहला दावा यह किया गया कि केवल नेताओं के घरों में ही आंदोलन की आग में 12,600 करोड़ रुपए तक जलकर खाक हुआ है। नेपाल की मीडिया के मुताबिक एक्सपर्ट के आधार पर यह अंदाजा 3 तरीके से लगाया गया कि जेन ज़ी के आंदोलन के दौरान 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैश जला या बर्बाद हुआ है। पहला तरीका था टॉप डाउन, जिसमें देखा गया कि जो घर जले हैं या फिर जो प्रतिष्ठान खाक हुए, उनमें कितना कैश रखा रहा होगा। जानकारों ने इसके आधार पर अनुमान जताया कि इसमें 12,400 करोड़ रुपए तक जला है। दूसरा तरीका बताया गया माइक्रो कैलकुलेशन, जिसमें नेपाल में लोग घर में कितना नगद रखते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए आशंका जताई गई कि 5,350 करोड़ रुपए तक कैश नष्ट हुआ है। और तीसरा तरीका बना बॉटम अप, जिसमें पिछले वर्षों में बाजार से गायब हुए नगद और नेताओं के घरों में रखे नगद को मिलाकर आशंका जताई गई कि 16,000 करोड़ रुपए तक खाक हो सकता है। ये आंदोलन हमारे जेन ज़ी की तरफ से था, और ये आंदोलन इसलिए था क्योंकि इधर बहुत
भ्रष्ट नेता हो चुके थे। इसको बाहर निकालने के लिए यह आंदोलन चला था, वो अभी सक्सेस हो चुका है। पास में ही प्रधानमंत्री का घर था, उसे जला दिया वो। अगर फिर आकर अगर नए लोग जो आएंगे वो भी यही करेंगे ना, उसका भी यही हालत हो जाएगा। इसलिए जो आएंगे उसको अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जेनजी जिंदा है। जेनजी जिंदा रहेगा। जेनजी जिंदा रहेगा और ये जेनजी बड़ा हो गया तो दूसरा जेनजी आएगा हमारी जगह। नेपाल वो देश है जहां फरवरी 2024 तक दावा है कि देश पर 26 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। अगर नेपाली मीडिया का दावा सही है तो सोचिए कितने बड़े स्तर पर नेताओं ने करप्शन को अंजाम देकर अपने घरों में कैश फैक्ट्री बना रखी थी, जहां घरों के भीतर सैकड़ों करोड़ रुपए जलकर खाक हुए। और अब चुनौती ये कि जले हुए नोटों को दोबारा छापना महंगा पड़ेगा। अनुमान है कि इसे पूरा करने में भी करीब 1800 करोड़ रुपए नेपाल का लगेगा।